नमस्ते भाई। वेलकम टू आवर चैनल रैंकवेव एसएससी। जैसा कि आपको पता है हमारी ऑनगोइंग जीके की सिलेक्शन सीरीज चालू है, जिसमें मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरी नज़र में लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, हमारी पर्सनल रिसर्च है भाई जीके में। वैसे तो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, बहुत सारे देते हैं, फर्जी के क्लेम्स भी होते हैं, ठीक है। खैर उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो मुझे लगता है 120 या 140 ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको कराऊंगा और उसी में अपनी सीरीज आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा मैं बाहर था तो क्लासेस थोड़ी सी रेगुलर नहीं हो पाई, अब रेगुलर चलेंगी क्लास। और इसकी पीडीएफ और जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो जो हमारे पेड भाई जुड़े हुए हैं उनको मिल जाएगी, ठीक है। और जितने भी भाई अगर जुड़ना चाहते हैं, हम अपना नंबर पिन कर देंगे और अपनी ईमेल आईडी लगा देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, बहुत सारे भाइयों की क्वेरीज आती है भाई, ठीक है, अपने जो पेड कोर्स को लेके, वो मैं बता देता हूँ जरा सा। उसमें हमारा भाई अपनी पीडीएफ है जीके सीरीज की, प्लस वोकेबलरी की सीरीज की अपनी पीडीएफ है, और मेरी पर्सनल गाइडेंस रहेगी, जिसमें मैं रोज बच्चों को इसका जितना टाइम स्लॉट होता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस वहां रहती है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आज बहुत जरूरी मैंने टॉपिक उठाया है, एक इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। उसमें हम कुछ अपना सेक्टर्स देख लेंगे, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स जो अपने इकोनॉमी के होते हैं, और आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी भाई, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एक चीज ध्यान रखना, हम एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुए थे अपने 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो आज मैंने 2 से 4 टॉपिक जितने मेरे को लगे इंपॉर्टेंट आज लेने चाहिए, वो इकोनॉमी के मैंने ले लिए हैं। और कल और परसों में 2 से 3 क्लास अब सीधी स्टैटिक जीके की आएगी, क्योंकि सरदर्द बन गया स्टैटिक जीके। तो मेरी रिसर्च उस पर चल रही है, मैं सोचता हूँ जो कंटेंट अब तक पहुंचे वो ढंग का पहुंचे, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के दे दिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसका क्या आप मतलब समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? देखो, 200 साल बाद अपना देश आजाद हुआ था, ठीक है। आपको भी पता है क्या ही कंडीशन थी अपने देश की। तो जो भी प्लानिंग हम कर सकते थे अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने देश में डेवलपमेंट लाने के लिए, या अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो कुछ भी प्लानिंग हम कर सकते थे वो हमने की थी भाई, ठीक है। और उसमें किस किस का योगदान रहा था, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया था, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये मैंने बताया कि अपने देश को आगे ले जाना, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी अपने देश की, जो एम्प्लॉयमेंट है उसे कम कैसे किया जाएगा, ठीक है। जो रिडक्शन है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की, उसे कैसे ठीक करना है, पॉवर्टी को कैसे कम करना है, और अपनी इकोनॉमी को कैसे मॉडर्नाइज करना है, ये सारी चीजें इनके बारे में बात हुई थी। और सबसे पहले जो 1934 में एक एम विश्वेश्वरैया प्लान आया था भाई, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाएगी, वहां पे चकरा मत जाना, ठीक है, ये याद रखनी है आपको इसकी बुक। तो जो एम विश्वेश्वरैया सर थे, ही वॉज दी दीवान ऑफ मैसूर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उन्होंने बोला था कि हमें शिफ्ट करना है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, ठीक है। एम क्या था? एम था भाई इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को, किसके थ्रू? ग्रोथ के थ्रू, ठीक है। एक फिर 1934 फिक्की प्रपोजल आया था। फिक्की आप समझते ही है कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आई है। इसका फुल फॉर्म होता है भाई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये 1927 में फॉर्म हुई थी भाई। ये कई बार एग्जाम में आया, इसकी डेट पूछ ली जाती है, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या कभी इस सी को मिस कर देगा, कभी आई को मिस कर देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बात करती थी भाई वेलफेयर का, जो इंडस्ट्री का कैसे कल्याण आगे हो सकता है उसके बारे में बात करती थी। और ध्यान रखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने प्रपोज किया था भाई टू एंड लेजे फेयर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है इस टर्म का? मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट का अपनी इकोनॉमी में, ठीक है। इसने, क्योंकि ये जो मिनिमम इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट का, तो डेफिनेटली फिर वो कैपिटलिस्ट क्लास में चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि सरकार जो करती है वो सोशलिस्ट कैटेगरी में हम डालते हैं, ठीक है। तो इसने रिकमेंड किया था नेशनल प्लानिंग कमीशन, ये चीज ध्यान रखनी है। 1938 में कांग्रेस प्लान आया था, ठीक है, जिसके थ्रू नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई, और सुभाष चंद्र बोस ने इसको सेटअप करवाया था भाई। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे भाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 1944 का एक बॉम्बे प्रपोजल आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो टॉप 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, उनके द्वारा ये दिया गया था बॉम्बे प्लान, ठीक है। इसमें भी फोकस किया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और इसमें बात की गई थी कि अबोलिशन ऑफ जमींदारी की, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला देख लो, एक गांधीयन प्लान आया था भाई,
ठीक है, ये दिया था आचार्य शिवन नारायण अग्रवाल ने। वो कई बार पूछ लेता है कि ये वाला प्लान कब आया था या इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या किस चीज पे फोकस था, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका फोकस था भाई इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पे। ठीक है, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में बात थी। आपको पता ही है गांधी जी बहुत पंचायत, ठीक है, विलेज और स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनके बारे में बहुत ज्यादा ही बात करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। पीपल्स प्लान, ठीक है, ये किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, इनकी एक पार्टी भी थी एम.एन. रॉय की, याद रखना, सीपीआई पार्टी जिसे हम बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आई थिंक ये 1921 में आई थी। ठीक है, और जैसा कि बताया कि एम.एन. रॉय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इस पे मेन फोकस था भाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, बट ऑल्सो बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही उन्होंने बात की थी, एक बैलेंस कैसे बना के चलना है इन दोनों के बीच में, उसके बारे में भी बात की गई थी इस प्लान में। फिर 1946 में एक प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड आया था भाई। ठीक है, जो रिव्यू करेगा फ्यूचर प्लान्स और प्रोजेक्ट्स, ऐसा इसमें मेंशन था। 1947 की इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी आई थी। किसने की थी? बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, इन्होंने ये चीज दी थी भाई, प्रपोज किया था, और इन्होंने ही रिकमेंड किया था टू फॉर्मिंग प्लानिंग कमीशन। इन्होंने ये बोला था कि प्लानिंग कमीशन हो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 1952 का सर्वोदय प्लान, ये जेपी नारायण ने दिया था भाई। इसका भी फोकस था एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्रीज का। आप देख ही रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कोई एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है, कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। और इसमें रिकमेंड किया था डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो भाई। ठीक है, अब आते हैं सबसे ही इंपॉर्टेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया 1950 से, जब अपनी प्लानिंग कमीशन से पहले क्या क्या आइडियाज थे जो दिए गए थे, उनका क्या क्या फोकस था। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बारी आपके एग्जाम में आया और डायरेक्ट डेट भी पूछ लेता है कई बारी। जो प्लानिंग कमीशन है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950 को ये लाया गया था भाई, कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एक ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी थी भाई। ठीक है, इसके फर्स्ट चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इनका काम था टू मेक प्लान्स फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कैसे बेस्ट यूटिलाइज हम करें, इसमें ये सारी चीजें बताई गई थी। आपको पता है जब 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग आया तो प्लानिंग कमीशन को हमने रिमूव कर दिया था भाई। हम आगे बात भी करेंगे नीति आयोग की। बहुत बारी आपने देखा होगा नीति आयोग पे क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर में भी आ जाते हैं कि कौन करंट इसके सीईओ हैं, क्या हिसाब से है, क्या इसकी डेट पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये ध्यान रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है कि ये किसी संविधान के थ्रू ये लागू नहीं है, या इसका कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है अपने संविधान में। जैसे अपना यूपीएससी है, उसका आर्टिकल मेंशन है, इलेक्शन कमीशन आता है उसका अलग से मेंशन है, अपना अटॉर्नी जनरल हो गए, कैग हो गए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनका कोई ना कोई आर्टिकल मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है भाई, किसी भी कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको हम नहीं लेके आए हैं। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू हमने नीति आयोग को लेके आए थे, और इसने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया था भाई। इसको थिंक टैंक बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। जो भी स्ट्रेटेजिक होती है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी या कोई प्रोग्राम होगा अपने देश के लिए जिससे अपने देश का फायदा हो, ठीक है, वो इसके बारे में बात करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भाई नीति आयोग के। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, नीति आयोग, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखिए, कई बार पूछता है कि नीति आयोग की क्या फुल फॉर्म है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी भाई फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये कंपोजिशन लिखी हुई है कि कैसे कैसे इसकी कंपोजिशन होती है, जैसे चेयरमैन हो गए, फिर वाइस चेयरमैन, अपने गवर्निंग काउंसिल हो गए, रीजनल काउंसिल, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और सीईओ। आप ये चीज मुझे कमेंट में बताना कि फिलहाल करंट में जो सीईओ हैं अपने नीति आयोग के वो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कई बार ये क्वेश्चन सीईओ से पूछा गया है। ठीक है, ये चीज मुझे कमेंट में लिख के बताना। और ये पूरे टेबल फॉर्म में मैंने दे दिया है, जैसे चेयरमैन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, ये सब मैंने दे दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ये। अब आ जाते हैं भाई अपने सेक्टर्स
ऑफ इकोनॉमी पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहां से यहाँ क्वेश्चन नहीं आते हो भाई यहाँ से, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। मैं आपको आज ही क्लियर कर दूंगा। अपना वो काम नहीं है एक ही टॉपिक जो उठाते हैं वो खत्म कर देते हैं हम। अपना ये नहीं है कि आज यहाँ पढ़ रहे हो फिर कल किसी और सीरीज में पढ़ रहे हो फिर ये कर रहे हो, वो अपना काम नहीं होता भाई, ठीक है। हम बेसिकली जो अपने इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, जैसे एक्टिविटीज के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी। और एक और उस पे हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ठीक है। वर्क कंडीशन कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और एक तीसरा भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एसेट ओनरशिप का मतलब है ये इकोनॉमी डिवाइड की जाती है 3 पार्ट में, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ठीक है। पब्लिक जो सेक्टर्स होते हैं अपने वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं भाई, ठीक है। फॉर पब्लिक सर्विस, जो आपकी पब्लिक की सर्विस हो पाए, आम सिटीजन की जो सर्विस हो पाए, उसके लिए हम ये करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसा कि आपको पता है बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है। वो किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऑब्वियसली वो सर्विस तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन उसमें उनको अपना प्रॉफिट देखते हैं भाई, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव्स आते हैं तीसरा, ठीक है, वो मैनेज किया जाता है मेंबर्स के द्वारा भाई, जैसे कोई प्रोड्यूसर्स है, कोई वर्कर्स है, ठीक है, कोई म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अब मैं आपको ये समझा देता हूं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले तो प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी और जैसा कि टर्शरी। इसी में हमने 2 पार्ट और हैं इसके जो सब सेक्टर हम बोल सकते हैं। एक तो अपना क्वार्टरनरी होता है भाई, ठीक है, एक होता है भाई क्यूनरी। इसके बारे में हम बात करेंगे, मैंने स्लाइड्स में ऐड किया हुआ है। जो अपना प्राइमरी सेक्टर होता है ना भाई, वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। इसका सीधा मतलब है कि डायरेक्ट यूज ऑफ नेचर। नेचर से हमें जो चीज मिलती है डायरेक्ट, जैसे अपना एग्रीकल्चर हो गया भाई, फॉरेस्ट्री हो गया, अपना फिशिंग हो गया, माइनिंग, डेयरी, ये सब एग्जांपल हैं। वो एग्जांपल देके कई बार पूछता है कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आएगा, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट कौन से सेक्टर में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली हम यूज करते हैं उनको, ठीक है। इसमें स्किल आपकी जो रिक्वायर्ड होती है वो लो से बेसिक लेवल की होती है। आपने कभी देखा होगा गांव में, देहात में देखा होगा, रूरल एरियाज में, वहां पे लोग पशुपालन करते हैं भाई, तो वहां पे दूध निकालते हैं, तो कोई स्किल चाहिए क्या दूध निकालने की? वहां तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते फिर भी दूध निकाल लेते हैं, ठीक है। या किसी को मछली पकड़ने जाना है भाई, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत है क्या? तो ये सारी चीजें अपनी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो सबसे ज्यादा एंगेज जो लोग होते हैं प्राइमरी सेक्टर में ही होते हैं, लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता है। वो चीज मैंने लिखी भी हुई है आगे। सबसे ज्यादा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है ना भाई, वो इस सेक्टर में होता है, टर्सरी सेक्टर में। ये चीज ध्यान रखनी है, वो पूछ लेता है कई बारी। आई थिंक एनटीपीसी के पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये, उसने पूछ लिया था कि सबसे ज्यादा किससे हमें जीडीपी में ग्रोथ मिली थी, तो टर्सरी सेक्टर उसका आंसर था डायरेक्ट। बहुत सारे लोगों ने प्राइमरी लगा दिया, उसका कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जैसे बताया, बेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जांपल बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखना है, इनको रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। जो हम प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें जैसे हमने यहां से उठाई और उनको कैसे हम यूटिलाइज करके उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कराते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। जैसे कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, ठीक है। जैसे आपने यहां से आटा लिया, आटे का ब्रेड बना दिया, ये एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल। जो यहां से आएगा वो यहां पे आ जाएगा। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पे बेसिकली ये थोड़ा सा ज्यादा इसका फोकस रहता है, और इनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं भाई। और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, अपने कंट्रीब्यूशन इसका इकोनॉमी यही है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है इससे, और इनको ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। इसमें आपको टेक्निकल एंड स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। जैसे प्राइमरी में इतनी आपको जरूरत नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल हो प्राइमरी में। भाई किसी को पेड़ काट देगा, उसमें क्या ही, वो ऐसा थोड़ी है कि वो उसको पीएचडी करनी है पेड़ काटने के लिए, आप समझ रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं भाई टर्सरी सेक्टर में। ये बेसिकली सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं, प्रोवाइड सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज इसमें आती हैं। ये सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, टूरिज्म। बहुत बारी आया है, ये तो सीजीएल सीएचएसएल में भी आ गया था। टूरिज्म देके उन्होंने पूछ लिया था कि कौन सा ये सेक्टर है, कौन से सेक्टर में टूरिज्म फॉल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूजेस आउटपुट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स।
इन दोनों का ही, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का ही जो आउटपुट है ये यूज करता है ये वाला सेक्टर। हाई स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, इसमें हाई स्किल और नॉलेज की जरूरत होती है भाई। इन्हीं को ही व्हाइट कॉलर जॉब्स हम बोलते हैं। हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, आई थिंक ये 24 का डाटा लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो आई थिंक ये 55% के आसपास है। ये हम करा देंगे पीडीएफ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख लो यहाँ सब मैंने अच्छी सी एक टेबल बना के आपको दिखा दिया है। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर मैंने बताया, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब इसमें आते हैं। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज, और ये सर्विस सेक्टर हो गया भाई। प्राइमरी में जैसे मैंने बताया एंगेजमेंट ऑफ पीपल ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, डेयरी, मिनरल सेक्टर एक्सेट्रा, इन सब का यूज करके हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आता है। रेड कॉलर जॉब्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकेंडरी में मैं आपको बताया मैंने, इंडस्ट्रीज बेसिकली इसको बोलते हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, यूज द प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल को हम यूज करके इसमें कुछ भी बनाते हैं, उसको जो मैन्युफैक्चर करके आप तक प्रोवाइड होती है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स इनको बोलते हैं। एग्जांपल एक और मैंने ये समझाया, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। सर्विस सेक्टर है, इसके सारे एग्जांपल है, वो आपको टेबल फॉर्म में मिल भी जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब ये समझ लो भाई, ठीक है, ये बेसिकली जो ये दो लिखे हुए हैं ना, ये मैंने वैसे नंबर डाल के लिख दिए हैं, लेकिन ये टर्शरी का ही पार्ट है भाई, ठीक है, टर्शरी के ही सब पार्ट हैं ये। एक क्वार्टरनरी, जिसको हम नॉलेज सेक्टर बोलते हैं भाई, पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, यहाँ पे मेंशन भी है। इसके एग्जांपल हैं आईटी सर्विसेज, साइंटिफिक रिसर्च और कंसल्टिंग, ठीक है, बहुत। और यहाँ पे मैंने पूरा इसके बारे में लिखा भी हुआ है। जो क्वार्टरनरी सेक्टर ना, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विनरी से भी कई बार इस पे क्वेश्चन कम आता है, इस पे ज्यादा आ जाता है, तो इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। द क्वार्टरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन बेस्ड और नॉलेज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये कंप्राइज करता है भाई बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल सर्विस, दोनों आती हैं इसमें। जो इंडस्ट्रीज एंड एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर है ना, वो इंक्लूड करता है, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, आईटी हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, ठीक है, कंसल्टिंग हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ेंगे, जो ये क्वीनरी है ना, इसमें तो ये सबसे टॉप लेवल का सेक्टर है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, इसी को हम ब्रेन सेक्टर बोलते हैं। और भाई इसी को गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं, इसीलिए इसको गोल्ड कॉलर जॉब्स हम बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, जो पॉलिसी मेकिंग या कोई डिसीजन मेकिंग कौन करता है, जैसे आईएएस आईपीएस है, जिन्हें भी सिविल सर्वेंट है, वो सरकार को राय देते हैं क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस हिसाब से क्या होना चाहिए, तो वो सब इसमें इस सेक्टर में फॉल होते हैं भाई, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है, पहले तो यही समझ लो, ठीक है। ये बेसिकली रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं ऐसे, या कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो सरकार लेकर के आती है, ठीक है, गवर्नमेंट लेकर के आती है, जिससे अपने देश की ग्रोथ हो भाई। इसका मेन एम है टू रेगुलेट, डेवलप एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने देश में इंडस्ट्रियल को लेके कैसे सारी चीजें, इंडस्ट्रीज को लेके कैसे उनको हम बढ़ावा कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अपने देश में ग्रोथ हो, ठीक है, उसके बारे में बातें करती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, ठीक है, ये मैंने बनाई साइकिल, इसमें से बहुत कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1956 की, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। 1941 अपनी पहली पॉलिसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 की, ठीक है, जब अपने एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, हालांकि हम एलपीजी रिफॉर्म्स को अलग से पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, वो मैंने लिखा हुआ है आगे सब स्लाइड्स में, ठीक है। तो जो पॉलिसी है ना, ये भी डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, ताकि हम ये दोनों मिलके या इंडिविजुअली या कैसे भी करके जो डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रीज का, वो कैसे आगे ले जाया जा सकता है, उसके बारे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेनली बात करती है भाई। जो अपनी सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो 1948 में आई, ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिसी थी। कई बार पूछ लेगा सबसे फर्स्ट पॉलिसी कौन सी थी, ऑप्शन में डाल देगा 1948, 56, 73, 77 ऐसे करके, तो ये पहली पॉलिसी याद रखना है। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, जो विलेज इकोनॉमी जो थी, ठीक है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी गई थी। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया था भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसी में बात की गई थी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनी इंडिया होगी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, जैसे पावर, कोल, डिफेंस, रेलवेज, आर्म्स एंड एम्यूनिशन,
ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इस पे, कि सरकार ही इस चीज में देखेगी, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था। ठीक है, कुछ स्टेट लिस्ट के अंडर में जैसे पेपर, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, ठीक है, टू व्हीलर्स एटसेट्रा, ये सब इसमें था। 1956 की थी। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, यहां से कई बार क्वेश्चन आए थे, इस बार सीजीएल में भी क्वेश्चन थे। ठीक है, इसका जो ये मॉडल था, ये बेस था पीसी महालनोबिस मॉडल पे भाई, क्योंकि आपको भी पता है 1956 के टाइम पे सेकंड 5 ईयर प्लान अपना स्टार्ट हुआ था, जिसका जो कौन से मॉडल पे था, वो महालनोबिस मॉडल पे ही था, जिसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा हमने बढ़ावा दिया था, फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। कई बार ये क्वेश्चन आया कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है अपना, ठीक है, उसका मेन फोकस किस पे था, तो इंडस्ट्रीज पे था। हम 5 ईयर प्लान की बहुत जल्दी एक वीडियोस ला रहे हैं, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, उससे बाहर 5 ईयर प्लान का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पेपर जो मर्जी हो, एडिक्यूटिव बना ले, टीसीएस बना ले, ये बना ले, वो बना ले, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें 3 शेड्यूल्स बेसिकली दिए गए थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ठीक है, इसमें जो शेड्यूल ए में था, कंप्राइजेज ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। ठीक है, जो अपना गवर्नमेंट इसमें था, जो कंप्लीट मोनोपोली जो सेंटर की थी, इसमें शेड्यूल ए में बताया गया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। और जो बाकी बच गया शेड्यूल सी, उसमें क्या था कि रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो भी बच गई है विच टू बी इन प्राइवेट सेक्टर, इसमें प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है शेड्यूल सी ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज बट नीड लाइसेंस। लाइसेंस की जरूरत थी भाई आपको, कि लाइसेंस लेके आओ, उसके बाद आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। इसी की वजह से ही तो इतना जो हर जगह लाइसेंसिंग, बहुत ज्यादा सेंटर सरकार का रोल, हर जगह मोनोपोली क्रिएट करना, उसकी वजह से भी जब तो हमने फिर एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, उसके बाद से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, दिस शेड्यूल है 17 इंडस्ट्रियल एरियाज, जिसमें सेंटर के पास पूरी कंप्लीट मोनोपोली थी सब कुछ करने की। ठीक है, शेड्यूल बी में मैंने बताया 12 इंडस्ट्रियल थी जो इसमें आती थी, सपोज टू टेक अप द इनिशिएटिव विद मोर एक्सपेंसिव फॉलो अप द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें 12 इंडस्ट्रीज बेसिकली थी जो कंट्रोल की जाती थी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। और तीसरा मैंने आपको बताया, ये और चीज देख लो भाई, इस पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते थे। ये रिजर्व्ड द इंडस्ट्रीज, मतलब रिजर्व्ड हमने इंडस्ट्रीज को कर रखा था। इसका क्या मतलब था, मतलब कहां पे गवर्नमेंट काम कर सकती है और कहां पे प्राइवेट काम कर सकती है, वही इन सब एबीसी शेड्यूल्स में मेंशन है। आईपीआर 1977। ठीक है, और ये पॉलिसी एक डेवलप्ड वर्जन था 1956 पॉलिसी का ही। ठीक है, इस पॉलिसी में हमने जो मेजरली फोकस किया था वो डिसेंट्रलाइजेशन पे हमने फोकस किया था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को और जितने भी चीजें हैं उनको नीचे के स्तर पे लेके जाना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का वो मतलब होता है। ठीक है, जैसे आपके पास, आपके फादर के पास या आपके दादा के पास कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उन्होंने ट्रांसफर कर दी आपके पिताजी को, ठीक है, आपके पिताजी आगे चल के आपको ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और गेव प्रायोरिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी थी। और जो दिस पॉलिसी इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एमएनसी, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था इसमें। और वन ऑफ द पॉलिसी फीचर्स, जो एक और फीचर था इसका, प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयमेंट गरीब को, टू द पुअर, एंड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है ऐसा नहीं हो कि एक के ही हाथ में सारा पैसा चले जाए। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो इस बारे में बात की गई थी। ये इसके जो भी चीजें हो सकती है मैंने लिख दी है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, याद कर लेना। एक 9080 की पॉलिसी आई थी भाई। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जो इस पॉलिसी ने क्या किया था, पॉलिसी एड्रेस दी नीड फॉर प्रमोटिंग कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन और सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो लाइसेंस चल रहा था कि लाइसेंस ही आपको लेना है, हर जगह लाइसेंस राज चला हुआ था, उसमें थोड़ी सी छूट हुई। लिबरलाइज का मतलब होता है छूट। ठीक है, इसको लिबरलाइज किया थोड़ा सा और प्रोवाइड किया ऑटोमेटिक एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। इसमें भी भाई जो प्रमोशन है ऑफ विलेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ताकि जनरेट करी जाए इकोनॉमिक वायबिलिटी इन विलेजेस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमआरटीपी का एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, वो याद रखनी है, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, आई थिंक ये 1969 में आया था। और जो अपना फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 1973 का था, इस पॉलिसी के थ्रू किए गए थे भाई।
वैसे तो मेरे को जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 इसको पहले डालना था, लेकिन मेरे को लगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। इसमें बेसिकली जो 6 कोर इंडस्ट्रीज हैं अपनी, ठीक है, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में बात की गई थी। स्पेशल जोर दिया गया था, एम्फेसाइज किया गया था पीपीपी पे। अब ये क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म है, कई बार ये भी पूछी गई है। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जैसा कि मैंने बताया 1973 का, वो इनेक्ट किया गया था। और यहाँ पे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पीडीएफ से आप पढ़ लेना, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इसके बारे में बात की, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता था, ठीक है। प्रोवाइड करता था एक क्लोजर इंटरेक्शन, ठीक है, किस किस के बीच में? जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में ये बात करता था कि कैसे एक ढंग का इंटरेक्शन करके चीजों को किया जा सकता है, उसके बारे में बात करता था। इसके बारे में हम और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पीपीपी क्या होता है? बेसिकली सरकार का और प्राइवेट जो फर्म है, कंपनीज हैं, उनकी एक पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? सरकार भी, ठीक है, प्लस अपना जो भी प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, दोनों अपनी एक्सपर्टीज, ठीक है, या पैसा लेके कंबाइन एक ही गोल की तरफ। और गोल क्या होता है भाई? गोल क्या था कि अपने देश को कैसे इकोनॉमिकली डेवलप करें, जिनके थ्रू, जे पॉलिसी के थ्रू यही बताया गया है कि कैसे अपने देश को आगे हम बढ़ा सकते हैं। बेसिकली क्या है कि कैसे वेलफेयर हो अपने देश का, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलके करती है ताकि लोगों का भला हो, अपने देश का कैसे ग्रोथ हो। आगे बढ़ेंगे। ये तो सबसे ही जरूरी अब आएगा भाई, जो भी अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की हुई थी। एक चीज ध्यान रखनी है, जितनी भी अभी तक आपने 1991 से पहले पॉलिसीज पढ़ी, चाहे वो 1948, 56, 73, 80, ये सब जितनी भी आपने पढ़ी, उनका बेसिकली क्या गोल था, ठीक है, क्या उनके जो फीचर्स थे, वो मैंने सब यहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। मोटा मोटा जो इसका पूरे का जो सार निकला है ना अभी तक, जो जितनी भी आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से पहले देखी, उसके बारे में यह लिखा हुआ है। बेसिकली जो लोकल इंडस्ट्रीज को हमने प्रोटेक्ट किया था, ये चीज हमने देखी, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने प्रमोट किया, ठीक है, विलेज लेवल पे कैसे हम उनको और एनहेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग थी भाई, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे, ठीक है, 1991 से पहले। क्योंकि जब 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो हमने फिर छूट दी, लाइसेंसिंग को कम किया, ठीक है, और एफडीआई और इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे कैसे बढ़ा, ठीक है। जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी थी, ठीक है, इसका क्या मतलब था उस टाइम पे कि जो भी चीजें, ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने यहाँ पे ही, अपने देश में ही, नीड नॉट टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है, उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब सारी चीजें जो भी मेजर फीचर्स थे प्री 1991 पॉलिसीज के मैंने डाल दिए हैं। हो सकता है कई बार वो ऑप्शन में स्टेटमेंट देके पूछ ले कि प्री 1991 की जो भी फीचर्स थे उनमें से कौन सा है, आपसे ऑप्शन में दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो 1991 में हम लेके आए, जब एलपीजी, इसी के थ्रू एलपीजी रिफॉर्म्स और सारी चीजें हुई थी। उसके एलपीजी रिफॉर्म्स का तो मैं एक अलग से टॉपिक है, वो पूरा बड़ा, उसको अलग से कवर करेंगे, बड़ा टॉपिक है, एक सिंगल वीडियो आएगी उसके अलग से, ठीक है। अब समझो भाई इसको, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है, 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई भाई, इट वाज स्टीयर्ड बाय, ठीक है। स्टीयर्ड बाय का मतलब क्या होता है? कौन इसको रेगुलेट कर रहे थे, कौन इसको, जैसे स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी का, कौन उसको, जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग जो होता है, ड्राइवर उसको स्टीयर कर रहा होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वैसे ही पीएम उस टाइम पे अपने पीवी नरसिम्हा राव थे। क्या पता कितनी बारी एग्जाम में आ चुका है दोनों क्वेश्चन। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अपने मनमोहन सिंह, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पीएम मार देते हैं मनमोहन सिंह को, ऐसा नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, पीएम अपने पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखनी है ये चीज। शिफ्ट किया भाई रेगुलेशन से डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग का हम लेके आए, ऑबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, जो इंडस्ट्रीज की थी, उनको हमने डी लाइसेंसिंग किया। मतलब उसका बहुत ज्यादा हमने ये नहीं किया कि आपको हर जगह लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन कुछ 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए उस टाइम पे लाइसेंस की जरूरत थी। एट प्रेजेंट सिर्फ 6 ही इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, इसके लिए तो होगा ही। अब पता चले कोई गली नुक्कड़ पे खराब शराब बना रहा है, बेच रहा है, उससे लोग बीमार हो गए, ठीक है, आप देखते ही हैं, बनता ही है।
जहाँ कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बिहार बिहार और इधर उधर जहाँ सरकार वो क्या कहते हैं जहाँ बैन है शराब, वहां पे लोग बनाते हैं कुछ भी करके, देसी दारू निकाल देते हैं, उसे पी के लोग बीमार हो जाते हैं, फिर देखते ही हो। टोबैको भाई, ठीक है, सिगरेट और अपना ये बीड़ी और जो इन सब का ये प्रोडक्शन है, इसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत है, ऐसा नहीं है बनाने लग गए खुद ही। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इसमें आता है भाई, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, गन पाउडर इसमें आता है, जो हैजार्डस केमिकल्स की इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे बम पटाखे कोई बनाता है उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज दिवाली आ गई मैं तो 4 दिन पहले सामान इकट्ठा करके सूतली बम बनाऊंगा, वो नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं होता, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया आपको, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए वो उसको कम किया गया। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये चीज मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है पब्लिक और प्राइवेट में, समझ लो, इसको यहीं खत्म कर देता हूं। पब्लिक सेक्टर बेसिकली है ना, ये इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इसको ओन करती है भाई, ठीक है। इसमें क्या है कि पब्लिक हम वेलफेयर ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, जो लोगों का कैसे भला हो जाए ज्यादा, उसमें हम पब्लिक में आता है ये सारी चीजें। और ये फंड किया जाता है भाई गवर्नमेंट का जो टैक्सेस होता है और लोन सिस्टम होता है ना, उससे ये फंड किया जाता है। आप सरकार को पैसा देते हो टैक्स के रूप में, जो पैसा जाता है उसके थ्रू तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हाईवे बनाएंगे, ठीक है, हम ये करेंगे आप लोगों के लिए, या हम कोई स्कीम्स चलाएंगे, वो ये सारी चीजें पब्लिक में आती हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स लार्ज स्केल एंड स्टेबल जॉब, स्टेबल जॉब इसमें है भाई। जैसा आप क्यों तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, इसलिए तो कर रहे हैं, स्टेबल जॉब है आपकी। आपको पता है एक बारी सरकारी नौकरी लग गई, प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में तो यही होता है, देखते ही है ना कैसे लोगों की, अभी कोविड भी चल रहा था उस टाइम पे, जब कोविड था, लॉकडाउन हो गया था, कितने ही एम्प्लॉयज को बाहर किया गया प्राइवेट ने, ठीक है। क्या किसी सरकारी आदमी की तनख्वाह रुकी? तनख्वाह आ रही थी इनकी, ठीक है, भले ही घर बैठे थे फिर भी सारी चीजें चल रही थी इनकी। ये बेसिकली जो प्राइवेट है ये मेनली फोकस करता है प्रॉफिट पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कल को आप अपनी कोई कंपनी खोलोगे तो आप भी तो यही सोचोगे ना कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, ये इस चीज के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं अपने इसी टॉपिक पे वापस, जो 17 से 8, ठीक है, एट प्रेजेंट ओनली 2 इंडस्ट्रीज, 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन, जो अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंडर में है भाई। ये देख लो, बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 24 जुलाई 1991, ड्यूरिंग जब सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस भाई हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये जो हुआ था भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, 1991 में, जब इतनी सीवियर इकोनॉमिक इमरजेंसी थी, क्योंकि अपने भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ऑलमोस्ट खाली हो गए थे उस टाइम पे। पार्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स जब हम लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अब की बार तो एनटीपीसी में भर भर के इस एक सिंगल टॉपिक से सारी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन थे, अगर कोई दे के आया होगा पेपर तो बता देगा। ये ग्लोबलाइजेशन से तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ दिए थे सेम ही। और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स था, जो सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल इस पे था, उसको थोड़ा सा कम किया गया, हटाया गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया, और अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एफडीआई क्या होता है ये भी समझ लो। एफडीआई बेसिकली होता है भाई कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो, ठीक है, फॉरेन कंपनी या कोई इन्वेस्टर करता है किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, उसे हम एफडीआई बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म समझ लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। से क्या एग्जांपल ले लो, अगर एप्पल कंपनी जो है, ठीक है, या कोई दूसरी कोई गाड़ी की कंपनी जो है, ठीक है, अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर इंडिया में सेट कर रही है या लगा रही है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एफडीआई, ठीक है, याद रखनी है ये चीज। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जब ऑब्वियसली बात है आप कंट्रोल थोड़ा सा रिमूव करोगे, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स आएंगे, काम अपना करेंगे, तो उससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई, ये मैंने आपको बताया। अब ये इसके की फीचर्स हैं, ठीक है, इस 1991 की जो पॉलिसी है उसके की फीचर्स हैं। अबॉलिश किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो अभी भी सेंट्रल ओन्ड है, ठीक है, सब में नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा तो सब कुछ प्राइवेट के हाथों में भी नहीं लिया जा सकता, हो सकता है कल को पता चले प्राइवेट कंपनी कुछ और ही झोलझाल कर रही है, ठीक है, तो इसीलिए सरकार के अंडर में ये है, ठीक है, अभी भी कुछ चीजें, लेकिन बहुत सारे पे से जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको बहुत जगह काफी हद तक कम कर दिया गया था। रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर रोल, ठीक है, जो पब्लिक है जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट का जो रोल होता है उसे कम किया गया। प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट का लाया गया कॉन्सेप्ट। एफडीआई को प्रमोशन किया गया जैसा कि मैंने आपको बताया। एमआरटीपी एक्ट जो था, एमआरटीपी एक्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें रिफॉर्म किए गए।
और भाई लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड किया गया, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज किया गया। ऑब्वियसली बात है ना, अगर किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, अभी भी आपने देखा होगा सरकार ने ये चीज बोली है, अभी आपका एसएससी ने ये चीज बोली थी कि आप कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी या कोई भी प्राइवेट फर्म, हमें आप बताएं कैसे क्या करना है, ताकि हम अपना जो भी एसएससी में चीटिंग चलती है ना, एसएससी में जितनी भी चीटिंग चलती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीजें पूछी ना सरकार ने ही। ऑब्वियसली बात है, सरकार के अंडर में ही तो है एसएससी, ऐसा थोड़ी है। तो इसके बारे में बात हुई थी। और भाई ये आप टेबल देख लो एक और, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसी से एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इन सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसमें हम सब कवर करा देंगे आपको। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, फिर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ग्रोथ अच्छी हुई, ठीक है। राइज इन प्राइवेट सेक्टर उभर के आया, एफडीआई में इंक्रीमेंट हुई, जैसा मैंने आपको बताया। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंप्रूव हुआ। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कोई चीज किसी को बनाने को, देखो कार मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई कंपनी है, ऑब्वियसली बात है सरकार तो कार नहीं बना रही ना, प्राइवेट कंपनीज ही आके कार बनाती हैं। तो इसमें क्या है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है। किसी ने मान लिया कोई ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है, ठीक है, ये दोनों कंपनी कार बनाती हैं, ठीक है। ए कंपनी ने कोई अपनी किसी सेगमेंट में कोई कार बनाई, जैसे 4 मीटर की लेंथ की कोई कार ए ने बनाई, तो बी क्या करेगा, बी भी यही सोचेगा कि मैं 4 मीटर में ही उसकी लेंथ रखूं और क्या फीचर्स एक्स्ट्रा दे सकता हूं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया बेसिकली, और कंपटीशन में आपको भी पता है फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स इंप्रूव होती है। ये सोचेगा मैं इससे बेटर बनाऊं, ये सोचेगा मैं इससे बेटर बनाऊं, ठीक है। चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी एंड जॉबलेस ग्रोथ, इससे थोड़ा सा ये इसका एक चैलेंज भी था कि जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ गई भाई, ठीक है, और जो जॉबलेस ग्रोथ है, ठीक है, वो थोड़ी सी बढ़ी। एंड ओके भाई, ये अपने आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइन अप हैं, भूल के भी मिस मत कर देना। जितने भी भाई अपने साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, उनको वो सारी चीजें मिल जाएंगी पीडीएफ के थ्रू। और भाई पर्सनल गाइडेंस मेरी रहती है, बच्चों को इंडिविजुअली मैं फोन करके अपना टाइम देके बच्चों को समझाता हूं। बहुत सारे भाई तो हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि यार बस हमें आपकी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि इतना भटक लिए हैं वो बच्चे, कोई 2 साल से भटक रहा है, कोई 1 साल से भटक रहा है, पता ही नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर सोचते हैं सिलेक्शन। ऐसे नहीं होता है भाई, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कुछ ही किसी भी काम को करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं उसी के लिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हर किसी चीज के लिए होनी चाहिए। जैसे सरकार भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेके आई 1991 की पॉलिसी के बाद, फिर ग्रोथ आपको देखने को मिली। उसी तरह आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको चाहिए होती है, उसी के लिए हम गाइड करते हैं बच्चों को। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो जरूर भाई वीडियो को लाइक करें, ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। और आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान की गई हैं जो मैं देते रहता हूं, धीरे धीरे करके आपको सब प्रोवाइड किया जाता है। और जितने भी भाई अपने साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सेंसिबल बच्चे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच भाई मेरे साथ बने रहने के लिए। और जो कुछ भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपको एग्जाम में काम आए जो, वो हम काम करते रहते हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।